ये है दुनिया की सबसे खतरनाक अर्थक्वेक सिमुलेटर ई डिफेंस। इस मशीन पर 10 मंजिला इमारत को रखकर उसे हर डायरेक्शन में हिला डुलाकर दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप एक्सपीरियंस करवाया जाता है। ई डिफेंस ने अब तक हजारों अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स पर अलग अलग तरह के हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि भूकंप रहित घर कैसे बनाए जाएं। 7 जनवरी 1995 को सुबह 5:46 पर जापान की एक सिटी कोबे में भूकंप आता है और इससे हर कोई हिल जाता है। जापान दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप वाली जगहों में से एक है, क्योंकि ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही बसा हुआ है और दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर ही आते हैं। पर कोबे ये बाउंड्रीज पर नहीं था, तो ये वाला अर्थक्वेक एक इंटरप्लेट फॉल्ट मतलब कि बाउंड्रीज के अलावा और कहीं अर्थ की सरफेस में क्रैक की वजह से आया। अब इस क्रैक से हजारों सालों तक तो कोई भूकंप आया ही नहीं था, इसीलिए लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। इस भूकंप की तीव्रता थी 6.9, यानी कि भयानक भूकंप के मार्क से जस्ट थोड़ा सा नीचे। इसके बावजूद इसकी वजह से 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई, 3 लाख लोग बेघर हो गए। लगभग 80% लोगों की जान तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स गिरने की वजह से हुई थी और पूरे शहर को लगभग $80 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो इसी के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट को अर्थक्वेक डिजास्टर प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस में बुलाया और यहाँ साइंटिस्ट अग्री करते हैं कि चलो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक सिमुलेटर बनाया जाए। तो ये है पीटर और इन्हें मैंने इस फैसिलिटी का स्पेशल टूर करने के लिए भेजा है। हम दुनिया के सबसे बड़े अर्थक्वेक सिमुलेटर के अंदर जा रहे हैं और यहाँ अभी होने वाला है एक्सपेरिमेंट। तो फिर चलते हैं। वहाँ नीचे 8 कंक्रीट की दीवारें हैं जिनको अभी भूकंप जैसा महसूस होगा। ये लोग टेबल पर साइज्मिक फोर्स लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी दीवारें खड़ी रहेंगी। ये यहाँ एल सेंट्रो भूकंप का डेटा इसमें फीड करने वाले हैं। ये भूकंप 18 मई 1940 को आया था और ये 6.3 मैग्नीट्यूड का था। ये भूकंप उन पहले भूकंप में से है जिनका साइज्मिक डेटा हमारे पास है। वाओ! ओह, ये हिलना शुरू हो गया। वाओ 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 वाओ! ओह ओह! ठीक है, इतने बड़े स्ट्रक्चर को ऐसे हिलते हुए देखना, वो भी इतना तेज, कमाल हो रहा है जैसे सामने। वाओ! सबसे पहला टेस्ट जो मैंने खुद देखा था वो शेड्यूल था, उसमें भर के व्हाइट नॉइज थी। सो व्हाइट नॉइज मतलब कि लो फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसीज, यानी कि इस तरह की सारी फ्रीक्वेंसीज है ना? हाँ, वो इसे बड़ा हाइप करते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि 1 मिनट में शुरू होने वाला है, फिर लास्ट 10 सेकंड्स में 5, 4, 3, 2, 1 और फिर कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं। हम जापान उड़कर आए हैं सिर्फ इसे देखने के लिए, तो बस एक दीवार तो गिर जाए। बहुत समय तक तो मुझे ये समझ में नहीं आया। सारे स्ट्रक्चर की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जब स्ट्रक्चर टूट जाता है तब नेचुरल फ्रीक्वेंसी शॉर्ट हो जाती है। इसीलिए व्हाइट नॉइस मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के कंपोनेंट्स लगाकर हम बिल्डिंग की नेचुरल नॉइस ढूंढते हैं। सबसे पहले हम एक व्हाइट नॉइस डालते हैं और उसके बाद फिर हम अर्थक्वेक चलाते हैं और फिर एक और व्हाइट नॉइस डालते हैं जिससे हम नेचुरल नॉइस में आए चेंजेस को देख सके। तो इस तरह से इस कठिन प्रोसेस को हम लोग पूरा करते हैं। तो ई डिफेंस के सेंटर में 20 बाय 15 मीटर्स की एक शेक टेबल है जिसका वजन है 800 टन्स। इसके हर साइड पर 5 हाइड्रोलिक एक्वेटर्स हैं जो टेबल को साइड बाय साइड पुश करते हैं और ये पूरी चीजें नीचे से 14 एक्वेटर से सपोर्टेड हैं जो टेबल को ऊपर नीचे करते हैं। ये पूरी फैसिलिटी बहुत ही विशाल है। यहाँ एक वेयर हाउस है जिसमें शेक टेबल है और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि बिल्डिंग्स को किसी दूसरे वेयर हाउस में बनाकर यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
और फिर एक एरिया है जो कि बस बहुत बड़े इंजन्स और नाइट्रोजन टैंक से भरा हुआ है और ये शेक टेबल को पावर करने के लिए है। ओह माय गॉड, कितना बड़ा इंजन है। इस सेटअप का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट पुराने अर्थक्वेक की नकल बनाकर अलग अलग बिल्डिंग्स को टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे शेक टेबल लगभग 1400 टन के वजन को उठाकर उसे 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से शेक कर सकती है। ये 1.5 G के ऊपर है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि जेट फाइटर्स 10 G तक झेल सकते हैं, लेकिन वो अलग बात होती है। जब आप घर पे होते हैं और चीजें आपके ऊपर गिरने लगे तो कहानी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे शेक टेबल का गोल होता है अर्थक्वेक की अच्छे से नकल करना। तो ये करने के लिए उन्हें 2 चीजें चाहिए। कोई ऐसा तरीका जिससे कि बिल्डिंग्स पर कंट्रोल्ड और प्रिसाइज फोर्स लगाया जा सके और असली अर्थक्वेक का सिस्मिक डेटा। ये इसे ऐसे अंजाम देते हैं। आपको ऊंचाई से कहीं डर तो नहीं लगता है ना? वैसे तो नहीं, पर देखते हैं। तो ये है एक एक्चुएटर। एक्चुएटर हाइड्रोलिक होते हैं और हर एक्चुएटर में हाई प्रेशर ऑयल से चल रही 30 टन की पिस्टन होती है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पता नहीं, पर शायद इसका डायमीटर लगभग 1 से 1.5 मीटर तो होगा ही। पर फिर भी शेक टेबल को ऑपरेट करने और कुछ टाइम तक चलाए रखने के लिए जितना फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा है। उसके लिए ई डिफेंस को प्रेशर स्टोरेज रिजर्व रखने पड़ते हैं, इसीलिए वेयर हाउस का एक पूरा हिस्सा ही है जहां हाई प्रेशर नाइट्रोजन टैंक्स रखे हुए हैं। हमारे पास ऐसे 20 लेड गोलाकार एक्यूमुलेटर्स हैं। ये देखिए, तो हम इन सबके प्रेशर को कंबाइन करते हैं। तो इन टैंक्स को प्रेशराइज करने के लिए इनमें बड़े बड़े स्टोरेज टैंक से लिक्विड नाइट्रोजन पंप की जाती है। जैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन गर्म होती है वो भाप बन जाती है और 654 टाइम्स एक्सपैंड हो जाती है। अब नाइट्रोजन के साथ हाई प्रेशर हासिल करना बाकियों के कंपैरिजन में इजी है और ऐसे में जब ऑयल को प्रेशर चाहिए होता है तो कुछ पिस्टन्स की मदद से उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है और टेस्ट शुरू होने पर इंजन से ऑयल को एक्यूरेटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर हाँ, ये उतना भी प्रेशर नहीं झेल सकते जो शेक टेबल को ज्यादा देर तक चलाए रखें। इसीलिए नाइट्रोजन रिजर्व इंश्योर करते हैं कि शेक टेबल टेस्ट शुरू होने से लेकर एंड तक कंसिस्टेंट अमाउंट की फोर्स अप्लाई कर सकें। जब टेस्ट चल रहा होता है तब भी इंजीनियर्स को एक्यूरेटर्स को प्रेशर ऑयल सप्लाई करना पड़ता है और हर एक्यूरेटर में ऑयल का फ्लो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व से कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ये टाइम पर कितना भी प्रिसाइजली फोर्स लगाकर किसी भी तरह के अर्थक्वेक को मैच कर पाते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ एक डायमेंशन में मूव कर पाते हैं, इसीलिए अगर ये टेबल से अटैच्ड होते तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और ये टूट जाते। इसीलिए ई डिफेंस के इंजीनियर्स ने 20 स्पोक बनाया जो कि 7 मीटर लंबे जॉइंट्स को एक्यूरेटर से शेक टेबल तक फोर्स ट्रांसफर करते हैं। असली अर्थक्वेक की नकल करने में कोई भी रैंडम शेकिंग ये तो नहीं हो सकता है। आई मीन अर्थक्वेक की मूवमेंट में एक पैटर्न होता है जिसे कि साइज्मोमीटर से मेजर करते हैं। पुराने साइज्मोमीटर में बस स्ट्रिंग से अटैच्ड एक पेन रोलर पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता जाता था। फिर जब अर्थक्वेक आता था तो पेन शेक होता और पेपर पर उस अर्थक्वेक का पैटर्न ड्रॉ हो जाता था। जो ट्रेस पेपर पर बनता था उसे हम साइस्मोग्राफ कहते थे। पर आजकल हम जियोफोन्स यूज करते हैं। जियोफोन में मैग्नेट के अराउंड एक वायर की कॉइल होती है और पूरा सेटअप स्प्रिंग से लटका होता है और जब ग्राउंड हिलती है तो मैग्नेट भी हिलता है, जिससे कि वायर भी मैग्नेट पर ऊपर नीचे होता है और इससे करंट जनरेट होता है और इसी करंट से साइस्मोग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब पूरा जानने के लिए कि अर्थ 3 डायमेंशन में कैसे मूव करती है, 3 जियोफोन्स की जरूरत होती है और हर किसी को ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में रखा जाता है। नाउ अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ को मैग्नीट्यूड स्केल पर मेजर करते हैं, क्योंकि इंसानों के द्वारा महसूस किया गया सबसे छोटा भूकंप सबसे बड़े रिकॉर्डेड भूकंप से 1 अरब गुना ज्यादा कमजोर था। इसी वजह से मैग्नीट्यूड स्केल लॉगरिथमिक होती है और मैग्नीट्यूड स्केल पर 1 यूनिट बढ़ने से ना अर्थक्वेक का फोर्स बेहिसाब तरीके से बढ़ जाता है। एक 2.5 मैग्नीट्यूड से कम वाला अर्थक्वेक तो ह्यूमंस को नोटिस भी नहीं होता और ऐसे अर्थक्वेक साल भर में लाखों बार आते हैं, पर इन्हें सिर्फ जियोफोन से रिकॉर्ड कर पाते हैं। और 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा वाले अर्थक्वेक बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, पर हाँ ये बहुत कम आते हैं, साल भर में कुछ 100 बार। और सबसे पावरफुल अर्थक्वेक जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ वो 1960 का ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक था, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.5, जिसमें लगभग 1 से 6000 लोग मारे गए थे और $400 मिलियन का डैमेज हुआ था। पर एक अर्थक्वेक कितना तबाही करेगा ये उसके मैग्नीट्यूड पर नहीं बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि एपिसेंटर कितना पास है। मेरे पीछे है 2022 तक का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज।
अकाशी काइको ब्रिज जापान के मेन आइलैंड होन्शु को 4 किलोमीटर दूर स्थित अवाजी आइलैंड से कनेक्ट करता है। सेंट्रल स्पान मतलब 2 टावरों के बीच का गैप 1990 मीटर्स और 80 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाकर 16 किलोमीटर नीचे 1955 के ग्रेट हैंशिन अर्थक्वेक का एपिसेंटर था। जब भूकंप आया था ये ब्रिज पर काम चल ही रहा था और एपिसेंटर के ठीक ऊपर होने के बावजूद भी इसके स्ट्रक्चर को कोई भारी हानि नहीं पहुंची। पर ब्रिज के नीचे जो जमीन है वो अंदर से थोड़ी सी खिसक गई थी। इसके कारण जो ओरिजिनल प्लान था वो वर्क नहीं कर पाता, तो आखिरकार उन्हें ये बदलना पड़ा। और यही रीजन है कि दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज 80 सेंटीमीटर बड़ा है। तो 2005 में जब ई डिफेंस ओपन हुआ था तो उनका पहला टेस्ट 2 जापानीज ट्रेडिशनल लकड़ी के घरों के ऊपर था। दोनों घरों को नजदीकी शहर आकाशी से यहां पर लाकर टेबल पर रीअसेंबल किया गया था और उनको कोबे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी से हिलाया गया। जो घर टिका रहा उसमें वुडन ब्रेसेस, बीम और मेटल जॉइंट्स फिट किए गए थे जिससे कि वो अर्थक्वेक झेल पाया। वहीं दूसरे वाले में कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी। इस टेस्ट से पता चलता है कि जापान के ट्रेडिशनल घर अर्थक्वेक तो नहीं झेल सकते और इन टेस्ट से इसका सॉल्यूशन भी मिला। इन घरों में कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चरल चेंजेस करके ही घर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। 1981 में जापानी सरकार ने एक नए बन रहे घरों के कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कि कोई भी नया घर बन रहा है तो उसमें वुडन बीम्स होनी चाहिए, आइसोलेशन प्लेस होनी चाहिए और उसकी साइज्मिक डैम्पिंग इतनी होनी चाहिए। यही सारी चीजें थी। तो कोबे में 1981 के बाद जितनी भी बिल्डिंग्स बनी थी उनमें से 0.3% बिल्डिंग्स इस अर्थक्वेक में तबाह हो गई थी और जो नहीं गिरी थी वो थी 8.4%। लगभग 30 गुना फर्क आया था नए और पुराने घरों में। सही में ये थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं डे 1 में जब वहां पर गया था तो मैं टेबल को शेक होते हुए देख रहा था। मैं बस उस बड़े से वेयर हाउस में इधर उधर देख रहा था और वहां पर एक जगह थी जहां मैंने कुछ देखा और मैंने कहा क्या वो आइकिया फर्नीचर है? क्या बता सकते हो ये किसके लिए है? ये रूम सेफ्टी देखने के लिए होता है। हम बिल्डिंग के अंदर काफी सारा फर्नीचर रखकर देखते हैं कि क्या होगा। अर्थक्वेक में ज्यादातर चोटें आपके ऊपर सामान गिरने से ही होती है, जैसे कोई कैबिनेट या अलमारी आपके ऊपर गिर जाए। वो सीधे आपके सर पर भी लग सकते हैं। आप अलमारी या फ्रिज जैसे आइटम के नीचे दब सकते हो। कोबे में इंडोर्स में होने वाली चोटों में सबसे ज्यादा चोटें चीजों के गिरने से ही हुई थी, खासकर फर्नीचर जैसे सामान। तो ई डिफेंस बस बिल्डिंग को ही अर्थक्वेक प्रूफ नहीं करता, बल्कि इसकी भी टेस्टिंग करता है कि उसके अंदर का सामान कोई दिक्कत ना करे। तो इस अगले टेस्ट में ये लोग दूसरे अर्थक्वेक का साइज्मिक डेटा फीड करने वाले हैं। कोबे अर्थक्वेक, जिसे ग्रेट हंशिन अर्थक्वेक भी कहते हैं। ये अर्थक्वेक बस 20 सेकंड तक रहा था, पर इसका मैग्नीट्यूड 6.9 का था और मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0.9 जी था, जो एक अर्थक्वेक के हिसाब से काफी बड़ी बात होती है। आइए देखते हैं। Three, 2, 1। ओहो यार, धीरे धीरे हिलने की स्थिति में आ रहा है। ओहो यार, ओह पूरी बिल्डिंग हिल रही है। ओह माय गॉड, वो कितनी देर तक था और कितना पावरफुल था। वास्तव में अर्थक्वेक मजाक है ही नहीं। ये अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करने का अच्छा तरीका है। आप भला और किस तरीके से अर्थक्वेक ऑब्जर्व कर सकते हो बिना उसका शिकार बने? किसी ने कोबे अर्थक्वेक को बिल्कुल पास से एक्सपीरियंस तो नहीं किया होगा। यहां देखिए, कोबे अर्थक्वेक में हम लोगों ने बड़े बड़े
मोशंस डिटेक्ट किए थे, पर काफी कम टाइम के लिए डिटेक्ट किए थे। 2011 में हमने नोटिस किए थे ऐसे अर्थक्वेक जो लंबे समय तक चले थे, लगभग 5 मिनट तक। यहाँ नीचे भविष्य में होने वाले अर्थक्वेक से ये टोकाई नानकाई वाला अर्थक्वेक, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अर्थक्वेक लंबी देर तक चलने वाले आएंगे। आप कैसे पता करते हो कि कौन सा वाला अर्थक्वेक आने वाला है? आप सिस्मोलॉजिस्ट से पूछिए। जी, उनसे बिल्कुल पूछेंगे। अरे माफ कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। नाउ साइस्मोलॉजिस्ट का अनुमान है कि अगले 30 सालों में 70% चांसेस है कि एक 8 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक टोकाई रीजन में आने वाला है, और ये 15 मिलियन लोगों का घर है। नानकाई ट्रॉफ जापान के साउथ ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। यहाँ यूरोपियन प्लेट फिलीपीन प्लेट को पुश करती है, जिससे हर 100 साल में एक बड़ा अर्थक्वेक आता है। पर टोकाई रीजन में पिछले 160 सालों में ऐसा कोई अर्थक्वेक नहीं आया है। जापान की गवर्नमेंट का अनुमान है कि लगभग 3,20,000 लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। ज्यादातर जानें 30 मीटर ऊंची सुनामी से होंगी। वहीं पे 1/4 मतलब कि 80,000 सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स गिरने की वजह से लोग मरेंगे। इसीलिए अर्थक्वेक प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो अपनी नई बनी हुई बिल्डिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा सेफ है। उनकी साइस्मिक परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, इसीलिए बड़े से बड़ा भूकंप भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको वो आराम से सरवाइव कर जाएंगे। नाउ एक्सट्रीम केसेस को छोड़ दें तो लगभग ज्यादातर अर्थक्वेक्स में जापान की नई बिल्डिंग्स सलामत रहेंगी। इसीलिए इनका अगला टारगेट है कि इन्हें फंक्शनल रखना। अभी क्या होता है कि बिल्डिंग्स तो नहीं गिरती हैं, पर वाटर पाइप्स टूट जाते हैं और पानी और बिजली की कमी से लोगों को घर छोड़ना ही पड़ता है। ये अगली चीज है जिसे ई डिफेंस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हम अब जानलेवा चीजें होने से तो रोक ही पा रहे हैं, पर अब हमें ऐसे फंक्शनल लॉस होने से भी रोकना पड़ेगा। आप लोग वो कर रहे हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि हम भला कोई चीज को गिरने से रोक ही कैसे सकते हैं, पर आप लोग तो जैसे हम देख लेंगे इस चीज को कैसे रोकना है, चाहे ज्यादा हो या कम। ये बहुत जरूरी काम है। आप दुनिया को और सेफ बना रहे हो, आप जापान को एक सुरक्षित जगह बना रहे हो, आप बिल्डिंग्स बनाने की नई गाइडलाइंस बना रहे हो जिसमें कम लोग मरे। ई डिफेंस की कहानी में मुझे अच्छा ये लगता है कि जापान ने इंतजार नहीं किया और अर्थक्वेक होने का, और ऐसी उम्मीद नहीं की होप फॉर द बेस्ट, बल्कि उन्होंने अरबों डॉलर लगा दिए रिसर्च में ताकि लोग डिजास्टर से और सफर ना करें। वो जानते थे कि वो अगला अर्थक्वेक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने खुद को प्रिपेयर कर लिया।